हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। दोस्तों, ये आपका हिंदी विषय है और यहाँ पर आज इस विषय के अंतर्गत सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें हिंदी किस तरह से आवश्यक है हमारे कंपटीशन के दृष्टिकोण से। दोस्तों, आपके हिंदी विषय यूपी टेट में आपके 30 मार्क्स का आता है आपका हिंदी विषय, और अगर हम बात करें यहीं सुपर टेट की तो सुपर टेट में आपका 20 मार्क्स का आता है, और इसी तरह से आपके सी टेट में भी आपका हिंदी जो है 30 मार्क्स का आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग हिंदी विषय को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और ये सोच समझ कर पढ़ेंगे कि हमारा हिंदी विषय काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर हमें दिलाएगा, और इसके लिए हम इस एक एक क्वेश्चन जो भी इसमें पूछे गए उन सब को सॉल्व भी करेंगे, और साथ ही साथ इसमें जितने भी क्वेश्चन जहाँ से भी बनेंगे उन सारे चीज़ों को हम ढंग से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर वर्णमाला। अब दोस्तों, वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। वर्ण का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और प्रत्येक वर्ण की ध्वनि अपना एक विशेष आकार रखती है जिसे वर्ण कहते हैं। दोस्तों, फिर से समझिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है, और प्रत्येक वर्ण की अपनी एक ध्वनि होती है, यानी कि प्रत्येक जो अक्षर होता है उसकी एक ध्वनि होती है और उसका एक आकार होता है, एक विशेष आकार होता है जिसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और दोस्तों, वर्णमाला आप जानते हैं दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, यानी कि जो वर्ण हैं वो एक व्यवस्थित समूह में रखे जा रहे हैं तो वो क्या बन जा रही है? एक वर्णमाला बन जा रही है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्वर और व्यंजन। देखिए, वर्णमाला के अंतर्गत ही क्या आता है? स्वर और व्यंजन। यहाँ पे देखिए, स्वर और व्यंजन। अब सबसे पहले हम जानते हैं स्वर के बारे में। दोस्तों, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से यानी कि जो किसी पर भी आश्रित ना हो, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? ये स्वर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आपका छोटा आ, छोटी ई, ऊ, री, ये ह्रस्व स्वर हैं। और यहाँ पे देखिए दीर्घ, बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्वर आपको दिख रहे हैं जिसमें स्वर के अंतर्गत ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आ रहे हैं, और यहाँ पे देखेंगे ह्रस्व स्वर जो होते हैं ये आपके 4 होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं 7। तो इस तरह से जो स्वरों की संख्या होती है 7 4 11 हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, और स्वर में भी 2 तरह के स्वर हैं यहाँ पे, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन के विषय में देखिए, यहाँ पे देखिए व्यंजन क्या होता है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है और आप कई बार पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे परिभाषा ना लिख करके डायरेक्ट आपको लिखा, और जो जो चीज़ें आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं बस उसी को ही डिफाइन किया है। तो दोस्तों, आपने समझा कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, व्यंजन में भी अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन क वर्ग से पा वर्ग तक तथा ड और ढा, यानी कि यहाँ पे देखिए 25 + 2, का वर्ग से पा वर्ग, का वर्ग क ख ग घ अंगा, चा वर्ग च छ ज झ इया, टा वर्ग ट ठ डा ढा अड़ा, ता वर्ग ता था दा धा ना, पा वर्ग पा फा बा भा मा। तो इस तरह से का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक जो होते हैं वर्ण वो क्या कहलाते हैं? अस्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और यहाँ पर देखिए डा और ढा, ये इसके अंतर्गत नहीं रखे जाते हैं, बल्कि ये इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, डा और ढा को। तो इस तरह से 25 + 2 टोटल हो जाते हैं 27। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा अस्पर्श व्यंजन टोटल कितने हैं? 25, और डा और ढा यानी कि द्विगुण व्यंजन जिसे कहते हैं ये हैं 2। तो इस तरह से 25 + 2 27 हो गए।
अब देखिए यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन य र ला वा ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन स श श ह ये भी 4 होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगन ज और फ को आगन व्यंजन कहते हैं, ये 2 होते हैं। असंयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, छ त्र ज्ञ और स्रा। तो दोस्तों इस तरह से आप जब इनको टोटल जोड़ेंगे तो इनकी टोटल संख्या जो होती है, यानी कि व्यंजनों की कुल संख्या अगर पूछ रहा है तो वो टोटल हो जाती है 41। अगर यहाँ पे देखें स्पर्श व्यंजन, अलग अलग तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। देखिए अगर स्पर्श व्यंजन पूछेगा तो टोटल उसकी संख्या 25 होगी। अगर अंतस्थ व्यंजन पूछेगा तो टोटल उसकी संख्या 4 होगी। उसमें व्यंजन पूछता है तो टोटल संख्या 4 होगी। अगर यहीं पे पूछता है कि संयुक्ताक्षर कितने हैं तो वो 4 हो जाएगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर टोटल व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो 41 होगा। अगर यहाँ पर कुल वर्ण की संख्या पूछेगा तो 52 हो जाएगा। तो दोस्तों 52 किस तरह से होगा, स्वर 11 और व्यंजन 41, तो टोटल 52 वर्ण हो जाएंगे। क्लियर। यहाँ पे आपको स्वर और व्यंजन की संख्या और कौन कौन से व्यंजन के, यहाँ पे देखिए व्यंजन कौन कौन से हैं जिसमें हमने देखा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगन और संयुक्ताक्षर। तो ये आपके अलग अलग तरह के व्यंजन के नाम और उनसे संबंधित कितने अक्षर होते हैं, यानी कि कितने वर्ड होते हैं, इसके विषय में हमने जाना। दोस्तों इतने ही पेज से आपके जितना हम लोगों ने पढ़ा स्वर और व्यंजन और कौन कौन से कितने वर्ड हैं इसके विषय में, इससे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया स्वरों की संख्या और व्यंजनों की संख्या। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 1 लाइनर हमने इसलिए लिखा है जिससे कि आप इसको ध्यान से पढ़ लें और इसी से भी क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ह्रस्व स्वर कौन होता है, ह्रस्व स्वर यानी कि छोटा आ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, मूल स्वर भी इन्हीं को कहा जाता है, जो ह्रस्व स्वर होते हैं उन्हीं को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। छोटा आ, छोटी ई, उ और री। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। तो यहाँ पर ये दीर्घ स्वर हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए मूल दीर्घ स्वर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपसे, आपको एक एक वर्ण पर ध्यान देना होगा कि जो एक एक शब्द आपके एग्जाम में जो पूछा जा रहा है उस पर आपको फोकस करके ही आंसर देना होगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे दीर्घ स्वर पूछ रहा है तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ हो जा रहा है। अगर मूल दीर्घ स्वर पूछेगा तो आपका यहाँ पे केवल 4 ही है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री। अब यहाँ पर देखिए संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, संयुक्त स्वर में ए, आई, ओ और औ होते हैं, ये संयुक्त स्वर हैं। और आगत स्वर कौन सा, आगत स्वर में दोस्तों केवल आपका आ आता है, ये देखिए आगत स्वर है ये। अग्र स्वर, अग्र स्वर छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। दोस्तों अग्र स्वर का मतलब जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो उसका जो उच्चारण स्थान हो रहा है वो हमारे जीभ का अगला भाग हो रहा है। ई, ए, आई ये आपका अग्र स्वर है। मध्य स्वर आ, ये आपका मध्य स्वर है। कुल व्यंजनों की संख्या 41, मूल व्यंजनों की संख्या 33। तो यहाँ पे मूल व्यंजन कौन कौन से, इसके बारे में हम एक बार यहाँ पे ऊपर चलिए देखते हैं। टोटल 33 बोला है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जब आपसे मूल व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो आपको 33 लिखना है। और दोस्तों किस तरह से 33 होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। जो मूल व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखें स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25 और अंतस्थ व्यंजन कितने हैं 4, 29 हो गया। और ये ऊष्म व्यंजन 4, तो 25 + 4 29 हो रहा है और प्लस 4 ये 33। तो इस तरह से आपका जो मूल व्यंजनों की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है आपकी 33। तो यहाँ पे क्या क्या व्यंजन आपको लेने हैं, स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 और ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या होती है 4। तो टोटल कितने हो गए 33। तो मूल व्यंजनों की संख्या अगर पूछे आपसे तो 33, कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो 41।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए वही चीज है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2। उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन वही है ड और ढ, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या है 4, आगत व्यंजनों की संख्या 2। आगत व्यंजन हमने पढ़ा था सबसे ऊपर ही, यहाँ पे देखेंगे आगत व्यंजन, यहाँ पे देखिए जा और फ, और यहाँ पे देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। यहाँ पे देखिए छ, त्र, ज्ञ और स्रा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये समझना है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में ये भी पूछता है कि छ जो है किन वर्णों के मेल से बना है, तो क धन श। दोस्तों यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो क वर्ड है उसके नीचे हलंत रहता है, क धन श, त्रा धन रा, तो यहाँ पे त्रा के नीचे भी हलंत, और जा धन रा, यहाँ पे जा के नीचे हलंत, और स्रा में सा धन रा, तो यहाँ पे श के नीचे हलंत। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, छात्रा, ज्ञा और स्रा, और यहाँ पे क धन श बराबर छ होता है, त्रा धन रा बराबर त्रा होता है। यहाँ पर हमने देखा कि जो संयुक्ताक्षर हैं वो किन किन वर्णों को जोड़कर बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अर्धस्वर। दोस्तों अर्धस्वर किसको कहते हैं, यहाँ पे देखेंगे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, या, र, ल, व, इन्हीं को ही अर्धस्वर भी कहा जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अर्धस्वर और अंतस्थ व्यंजन दोनों एक ही हैं। लुंठित व्यंजन कौन सा है, रा है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा, ला है। दोस्तों ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्धस्वर य, र, ल, व, और लुंठित व्यंजन रा है, पार्श्विक व्यंजन है ला, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है श, श, श और हा। ऊष्म संघर्षी व्यंजन श, स और है। कहीं पे आपको ऊष्म व्यंजन मिलेगा तो कहीं पे आपको संघर्षी व्यंजन, लेकिन दोनों ही जब आप इसमें देखिए ऊष्म का मतलब क्या होता है, ऊष्मा। तो जब आप श, 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 ह का उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके मुंह से ऊष्मा निकल रही है, और संघर्षी मतलब भी यही होगा कि वो रगड़ खा करके ऊष्मा निकलती है ना, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो यहाँ पे ये कौन कौन से हैं, श, 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 ह। अब देखिए यहाँ पे उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन इसको कहते हैं ड और ढ को। क्लियर। तो इतना सारा चीज आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके वर्णमाला से ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुटअप करने वाले तथ्य हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन के विषय में। दोस्तों देखिए ये आपके मैं उसी टाइप के वन लाइनर लिखाई हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग अच्छे से डिटेल भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे पहले वन लाइनर देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखिए अघोष व्यंजन क्या होता है दोस्तों, अघोष। तो अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग आपको मैंने बताया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इन पांचों वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण जो होते हैं ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फ, श, 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 ये तीनों स और फा, ये सब क्या है, अघोष व्यंजन है। आपको याद रखना है पहला दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, और फा और स, श, श, हा नहीं, केवल श, श, श। क्लियर। ये आपके अघोष व्यंजन हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अघोष, उसके बाद सघोष। दोस्तों अघोष में पहला दूसरा प्रत्येक वर्ग का वर्ण, और सघोष में तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। सघोष में तीसरा चौथा पांचवा आएगा और अघोष में पहला दूसरा आएगा। तो एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, पांचों में पहला दूसरा अक्षर जो होगा वो अघोष होगा, और तीसरा चौथा पांचवा जो होगा वो सघोष होगा। इतना ध्यान रख लिया। बस आपको अघोष में ये भी याद रखना है कि अघोष, यहाँ पे अघोष के अंतर्गत फा और श, श, श आता है, और सघोष में देखिए ड, ढ और जा, या, र, ला, वा और हा। इतना आपको सघोष व्यंजन के अंतर्गत याद रखना है। यहाँ पे आप किस तरह से याद करेंगे, देखिए आपको अगर व्यंजन जो हमने पढ़ाया व्यंजन के अंतर्गत अलग अलग तरह के प्रकार, जैसे हमने देखा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, तो उसमें हमने देखा था आगत भी देखा था, और साथ ही द्विगुण के बारे में भी मैंने आपको बताया था।
तो दोस्तों जिसको उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और फा और स आता है। लेकिन वहीं अगर हम सघोष की बात करें तो सघोष में आपका तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर प्रत्येक वर्ग का, और साथ ही ड, ढ उच्छिष्ट व्यंजन, और जा, यहाँ पे फा आगत ध्वनियों जब हम पढ़ रहे थे आगत, तो उसमें फा और जा दोनों था, लेकिन फा जो है वो अघोष के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन जो जा है वो सघोष के अंतर्गत आ रहा है। इसी तरह से या, र, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन है, ये सघोष के अंतर्गत आएंगे। और हा ये सभी और सभी स्वर सघोष के अंतर्गत आएंगे। सघोष, सघोष का मतलब जिसमें आपको आपकी जो स्वर तंत्र हैं, जो ध्वनियां निकल रही हैं वो कंपन करते हुए निकलेंगी सघोष में। लेकिन अगर वहीं अघोष की बात करेंगे तो उसमें कंपन नहीं होगा। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे देखिए अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर है, तो पहला क, ख, च, छ, तो यहाँ पे आपके स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम वहीं चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड अगर उच्चारण करें तो ग, घ, अंग, तो यहाँ पे आपका जो स्वर तंत्रियां, जो ध्वनियां निकल रही हैं वो एक तरह से कंपन करते हुए निकल रही हैं। तो यहाँ पे आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो अघोष होता है वो कंपन करते हुए उच्चारण नहीं होता, लेकिन जो सघोष होता है उसमें आपके जो स्वर तंत्रियां हैं उसमें कंपन होती हैं। क्लियर? आपको अघोष और सघोष समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अल्प प्राण। देखिए यहाँ पे अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ड। अल्प प्राण क्या है कि प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड और अंतस्थ वर्ड, ये क्या हो जाते हैं? अल्प प्राण हो जाते हैं। और यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है कि जो या, रा, ला अंतस्थ वर्ड के अंतर्गत क्या क्या आता है? या, रा, ला और वा। ये या, रा, ला, वा आपका यहाँ पर सघोष व्यंजन के अंतर्गत भी आ रहा। आपको ये ध्यान रखना, सघोष का मतलब क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन। और अल्प प्राण जहाँ पे आपका जो आपके मुंह से वायु है वो कम निकले, यानी कि हवा जो है वो कम निकले बोलने पे, तो अल्प प्राण इसी को कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पांचवा वर्ड जो होता है वो, और साथ ही साथ अंतस्थ वर्ड, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे महाप्राण। दोस्तों महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड ये महाप्राण होता है, और साथ ही ऊष्म वर्ड जिसमें श हा आता है, ये महाप्राण होता है। क्लियर? अब आपको अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण में क्या है? अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड, और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अल्प प्राण के अंतर्गत आता है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड, और साथ ही अंतस्थ व्यंजन जो कि या, रा, ला, वा है। और महाप्राण के अंतर्गत आता है दूसरा और चौथा वर्ड, और साथ ही ऊष्म वर्ड। यहाँ पे जो ऊष्म वर्ड होते हैं श, ह। तो यहाँ पे आपको बस इतना ही ध्यान रखना, अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन और साथ ही साथ पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड, और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ड के साथ साथ ऊष्म वर्ड, यानी कि ऊष्म व्यंजन जो श, ह है। आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं नासिक के व्यंजन कौन से हैं। दोस्तों नासिक का मतलब जिनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे कि आपका जो पांचों वर्ग हैं उसके पांचों वर्ग के पांचवें अक्षर जो होते हैं वो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। किस तरह से? जैसे हम बोलते हैं ना क, ख, ग, घ, अंगा। अंगा में आपका नाक से उसकी ध्वनि उच्चरित हो रही है, तो यहाँ पे ये आपका नासिक के व्यंजन होते हैं। इस तरह से जितने पांचों वर्ग हैं, पांचों वर्ग के पांचवें अक्षर जो होते हैं वो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अंगा, अड़ा, तथा, पफ, व, मा, तो ये पांचों वर्ड जो होते हैं ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये तो हमने वन लाइनर देखे और वन लाइनर में समझने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों एक बार हम स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण भी समझ लेते हैं। क्या होता है? मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर होता क्या? देखिए जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, यानी कि छोटे, जिसमें आ, ई, उ आता है। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, यानी कि 2 गुना समय लगता है, वो होता है दीर्घ स्वर। जिसके अंतर्गत देखिए
बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, आ, ये आता है। यहाँ पे औ तक ही मानते हैं ज़्यादातर। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लुप्त स्वर क्या होता है, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है और किसी को पुकारने में, नाटक संवाद में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको प्लुप्त स्वर कहते हैं। दोस्तों ये प्लुप्त स्वर जो होता है ये संस्कृत में होता है, जहाँ पे हमने देखा होगा ओम, ओम, तो यहाँ पे आपको उच्चारण में ज़्यादा समय लग रहा है, यानी कि 3 गुना समय लग रहा है। राम, तो इस तरह से जब बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है, तो यहाँ पे 3 गुना समय लगता है। तो ये होते हैं प्लुप्त स्वर, लेकिन इसका प्रयोग जो होता है हिंदी में नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर, अब यहाँ पे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कैसे होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अग्र स्वर। अग्र स्वर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, ए, आई, तो ये आपका अग्र स्वर हो गया। अब मध्य स्वर हम देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है वो क्या होते हैं, मध्य स्वर होते हैं। जैसे अ, ये आ का जो उच्चारण हो रहा है ये मध्य जीभ के मध्य भाग से, यानी कि बीच के भाग से हो रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मध्य स्वर। अब यहाँ पर हम देखेंगे पश्चिम स्वर क्या होता है। दोस्तों देखिए हम लोग अभी इसको समझ रहे हैं और आगे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा पूरा बेस क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें इसका आंसर बहुत ही चतुराई से देना होगा। अब यहाँ पर देखिए पश्चिम स्वर, पश्चिम स्वर के अंतर्गत देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्चिम भाग यानी कि पिछला भाग काम करता है, जैसे बड़ा आ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये क्या है, पश्चिम स्वर है। छोटा ऊ भी इसमें है, देखिए पश्चिम स्वर में ऊ, आ, ऊ, ओ, औ, पश्चिम स्वर, क्योंकि इसको उच्चारण करने में भी ज़्यादा समय भी लग रहा है और साथ ही साथ देखिए आपके जीभ का पिछला भाग काम कर रहा है, तो ये क्या है, पश्चिम स्वर है। अग्र स्वर में हमने पढ़ा था छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, यहाँ पर देखिए तो ये अग्र स्वर थे। लेकिन यही मध्य स्वर की बात करें तो छोटा आ केवल था और पश्चिम स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। अब दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे ओठों की स्थिति के आधार पर किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर हमने पढ़ा था, उसी तरह से ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर किस तरह से उच्चारित किए जाते हैं। आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी के अंतर्गत देखिए कौन आता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उसे आवृत्तमुखी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे बड़ा आ, छोटा आ और ई, बड़ी ई, ए, आई, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आवृत्तमुखी के अंतर्गत जो ओठ है वो वृत्तमुखी यानी कि गोलाकार नहीं हो रहे हैं, इसे क्या करते हैं, आवृत्तमुखी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं इन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। यहाँ पे देखिए ऊ, ऊ, ओ, औ, तो यहाँ पे वृत्तमुखी स्वर हो गए। यहाँ पे देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से हम उच्चारण कर रहे हैं और वो किस तरह से आकार, हमारे जो मुंह की ध्वनि जो निकल रही है वो किस आकार में निकल रही है, उसी के आधार पर ही हम यहाँ पर ओठ के आधार पर, ओठ की स्थिति के आधार पर ही हम ये जान रहे हैं कि ये कौन सा स्वर है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, तो हवा जो है वो मुंह और नाक से किस तरह से निकल रही है उसी के आधार पर हम यहाँ पे स्वरों की पहचान कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए निरुनासिक स्वर या मौखिक स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, निरुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अ, आ, ई, तो यहाँ पे आपको ये तीनों स्वर ही मौखिक स्वर हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा केवल मुंह से निकल रही है, यहाँ पे नाक का यूज नहीं है, केवल मुंह का यूज हो रहा है। अ, आ, ई, यहाँ पे नाक से उच्चारित नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा निरुनासिक स्वर। अब अनुनासिक स्वर क्या होते हैं दोस्तों, अनुनासिक का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती नहीं बल्कि हवा नाक से भी निकलती है, यानी कि मुंह से तो निकलती ही है, नाक से भी हवा निकलती है जिन स्वरों के उच्चारण में, तो वो क्या हो जाता है, वो अनुनासिक स्वर हो जाता है। जैसे आ, ई,
तो यहाँ पे ये क्या अनुनासिक स्वर हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे घोषत्व के आधार पर। दोस्तों घोष के अर्थ हैं स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। घोष का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया भी था कि घोष का मतलब क्या होता है, सघोष और अघोष बताया भी। तो दोस्तों घोषत्व के आधार पर देखिए, घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। तो स्वर तंत्र में जब कंपन होता है तो वो सघोष होता है, सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं और सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सघोष होता है वो सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष ध्वनियां होती हैं। सघोष का मतलब क्या होता है कि जब स्वर तंत्र में कंपन हो। चलिए आगे देखते हैं। हमें लगता है आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, क्योंकि दोस्तों ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। यह आपकी वर्णमाला के, चाहे वो स्वर से संबंधित हो या व्यंजन से संबंधित हो, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे व्यंजन। दोस्तों स्वर के विषय में हमने जाना व्यंजन, चूंकि हमने व्यंजन से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे थे, लेकिन फिर भी चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। परंपरागत रूप से जो व्यंजन की संख्या वो 33 है, जिसमें हम लोगों ने देखा था स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, टोटल 33 थे। लेकिन जब वही उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन जब जुड़ जाते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 35 हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों इसी में अगर हम आगत और संयुक्ताक्षर जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन किस तरह से पुटअप कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देने हैं। अब यहाँ पर देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण, यहाँ पे देखिए स्पर्श व्यंजनों का वर्गीकरण, चूंकि हम लोग पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम डिटेल कर रहे हैं, चूंकि आपको जब तक पूरी डिटेल नहीं जानेंगे तो आपको ये लगेगा कि हम ऊपर ऊपर ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष यानी कि कंठ, ताल, मूर्धन, दंत या ओठ का स्पर्श करते हुए निकलती है, तो वो क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। और दोस्तों ये जो पांचों वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये पांचों वर्ग इसी स्थान से, जो कि कंठ, ताल, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, इन्हीं स्थानों से होकर गुजरते हैं, यानी कि ये पांचों वर्ग क्या स्पर्श व्यंजन है। चलिए आगे देखते हैं, जो टोटल 25 हैं। यहाँ पे देख लीजिए कंठ के अंतर्गत का वर्ग, जिसमें क ख ग घ अंगा आता है। और यहाँ पे देखिए तालव्य, तालु यानी कि तालु, जिसमें चा वर्ग होता है, जिसमें च छ ज झ यहाँ आता है। मूर्धन यानी कि मूर्धा, और इसमें इसको ये टा वर्ग होता है। टा वर्ग में ट ठ दंत यानी कि ता वर्ग में त थ द ध यहाँ आता है। और यहाँ पे पा वर्ग में प फ ब भ मा आता है, और ये इसका उच्चारण स्थान ओठ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, का, च, ट, त, प, इस तरह से आप याद करिए शॉर्टकट। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, इस तरह 5 याद कर लिए। और इस तरह यहाँ पे क, च, ट, त, प, तो कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, तो इस तरह से आपके पांचों वर्ग के उच्चारण स्थान भी आपको पता चल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए घोषत्व के आधार पर यहाँ पे व्यंजन का वर्गीकरण हम देख रहे हैं। घोष के आधार पर दोस्तों, घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे देखिए अघोष का मतलब क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन ना हो वो क्या होते हैं, वो अघोष होते हैं। तो अघोष में हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आता है। इसके पहले ही हम लोगों ने पढ़ा अघोष का मतलब पहला और दूसरा व्यंजन हर वर्ग का। वर्ग में कौन कौन आता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो अघोष में पहला और दूसरा वर्ण हर वर्ग का वो क्या होगा, अघोष व्यंजन होगा। और यहाँ पर देखिए सघोष में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन गलत हो रहा है। सघोष का मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन हो, ये ना गलत है, स्वर तंत्र में कंपन हो वो, तो वो हो जाएगा सघोष वर्ण, जिसमें हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आएगा। सघोष का मतलब घोष के साथ यानी कि कंपन के साथ। अघोष का मतलब यहाँ पे देखिए, इसी से आप ध्यान रखिएगा, सघोष का मतलब घोष यानी कि कंपन के साथ, अघोष का मतलब कंपन ना होना, यानी कि यहाँ पे कंपन ना होना और यहाँ पे कंपन होना। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है।
अघोष में पहला और दूसरा वर्ड और सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड। क्लियर। और प्राणत्व के आधार पर देखिए, प्राणत्व के आधार पर यानी कि प्राण का मतलब क्या होता है? हवा, यानी कि जो मुंह से हवा निकले, इसके आधार पर। तो अल्प प्राण में देखिए, अल्प प्राण में जो होता है ये हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आता है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण। प्राण का मतलब क्या है? वायु, हवा। और वहां पे हमने घोष का मतलब क्या है? स्वर तंत्रियों में कंपन। तो यहाँ पे अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आएगा और महाप्राण में दूसरा और चौथा व्यंजन आएगा। इतना आपने क्लियर कर लिया था। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था अल्प प्राण, महाप्राण। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन देखिए सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं, इसको भी हमने पढ़ा था। और जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो वो क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अंतस्थ व्यंजन को हमने पढ़ा था अर्ध स्वर भी कहते हैं, इसके पहले हमने पढ़ा था। इसीलिए देखिए यहाँ पे हम लोग डिटेल कर रहे हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दो तरह के क्वेश्चन में अंतस्थ व्यंजन भी या, रा, ला, वा को कहते हैं और या, रा, ला, वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। और दोस्तों इसको सघोष और अल्प प्राण ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए नोट में देख लीजिए या, वा अर्ध स्वर, और इसको देखिए ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन हो। या, रा, ला, वा ये सभी अर्ध स्वर होते हैं, जो कभी स्वर भी होते हैं कभी व्यंजन भी होते हैं। और लुंठित में देखिए, लुंठित में जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे वो रा है, लुंठित व्यंजन। और पार्श्व व्यंजन ला। दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाए इसमें से पार्श्व व्यंजन क्या है, लुंठित वर्ड क्या है, तो आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे। तो लुंठित अगर पूछेगा तो रा और पार्श्विक पूछेगा तो ला। और यहाँ पे देखिए पार्श्विक का मतलब क्या होता है? जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व बगल, पार्श्व का मतलब बगल से निकले। जैसे आप ला का उच्चारण कर रहे हैं तो ला में आपके उच्चारण से जो हवा है वो जीभ के बगल से निकल रही है। यहाँ पे देखिए ऊष्म में संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले उसे ऊष्म या गर्मी पैदा करे, उससे ऊष्म और गर्मी पैदा हो तो क्या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊष्म व्यंजन में से हा आता है। दोस्तों इसके पहले हमने देखा था जो से है वो अघोष और महाप्राण है, लेकिन जो हा है वो सघोष और महाप्राण है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बचा उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा मुंह के ऊपर की भीतरी छत का अगला भाग का स्पर्श करे फिर झटके के साथ नीचे आए, वो क्या होता? उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। जैसे ड, ढ जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी जो जीभ है ये तालु से ऊपर लग रही है लेकिन तुरंत नीचे आ जा रही है झटके के साथ, तो ये दोस्तों क्या होगा? उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन है। दोस्तों यहाँ पर देखिए उच्छिप्त और द्विगुण व्यंजन में भी आपको डा और ढा का जो उच्चारण स्थान है, ये देखिए दोनों का उच्चारण स्थान तो मूर्धा है, लेकिन यहाँ पे ये ड जो है ये सघोष और अल्प प्राण है, लेकिन जो ढा है ये मूर्धन्य सघोष महाप्राण है। तो अल्प प्राण और महाप्राण मैंने आपको बताया कि जो अल्प प्राण है उसमें आपके मुंह से जो हवा है वो कम निकलेगी, जो महाप्राण है उसमें हवा ज्यादा निकलेगी। और यहाँ पे दोनों ही सघोष है, यानी कि दोनों के ही बोलने में जो स्वर तंत्रियां हैं उनमें कंपन होगा। तो इस तरह से आपको समझते हुए चलना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका बचा अयोग वाह। दोस्तों अनुस्वार और विसर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। तो परंपरागत रूप से अनुस्वार यानी कि जो अंग की मात्रा होती है और विसर्ग जिसमें यहाँ पे आहा की मात्रा होती है को स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियां नहीं है। इनको अक्सर हम देखेंगे तो हमारी जो वर्णमाला उसमें अंग और आहा स्वर के साथ होते हैं, लेकिन ये स्वर ध्वनियां नहीं होते क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजन के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। तो इसलिए इनको स्वर के अंतर्गत नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि इनका उच्चारण भी व्यंजनों की तरह स्वर की सहायता से होता है। दोस्तों ये व्यंजन भी नहीं है, लेकिन ये व्यंजन भी नहीं है क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है।
तो ये लेखन की दृष्टि से तो स्वर है, लेकिन तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है। आपको समझना है, जो अंक और आहा है, ये लिखने में तो देखने में तो आपको दिखेंगे कि ये स्वर है, लेकिन जब इनका उच्चारण होता है तो ये व्यंजन की तरह होता है, क्योंकि ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। दोनों का जातीय योग ना स्वर के साथ है और ना ही व्यंजन के साथ है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। दोस्तों किसी फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दोनों का जातीय योग न स्वर के साथ है। यहाँ पे देखिए, दोनों का जातीय योग यानी कि ना ही ये स्वर के साथ गिने जा रहे हैं और ना ही ये व्यंजन के साथ गिने जा रहे हैं, अंग और आहा, तो इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है? अयोग कहा जा रहा है, अयोग। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, यानी कि फिर भी ये अपना अर्थ रखते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोग प्लस वाह कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने अयोग वाह भी जान लिया, यानी कि अंक और आ ये स्वर तो नहीं है, लेकिन स्वर की तरह दिखने की वजह से, यानी कि लेखन की दृष्टि से ये स्वर है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन है, क्योंकि जिस तरह से व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उसी तरह से अयोगवाह का उच्चारण भी स्वर की सहायता से होता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोगों ने पढ़े। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम में वर्णमाला, वर्ण, स्वर, व्यंजन से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये पूरी क्लास जितनी हम लोगों ने पढ़ी समझ में आई होगी। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं चाहती तो आज ही आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा देती, जितने भी इससे संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाते, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप फिर से खुद से रिवाइज करिए और समझिए कि वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन और स्वर को किस तरह से रखा जाता है और किस तरह से स्वर और व्यंजन अलग हैं और किस तरह से इनके भाग हैं इसके विषय में, और किस तरह से इनका उच्चारण स्थान है, इन सब के विषय में आपको खुद से स्टडी करना। उसके बाद हम इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको आज की क्लास कितनी समझ में आई और कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।